हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि प्रियम्बल के अनुसार नेचर ऑफ स्टेट क्या है। तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को पता है। जो पहला है वो सोवरेन है, जो स्टेट होगा वो सोवरेन होगा, वो सोशलिस्ट होगा। ये दोनों चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली हैं। अब हम देखेंगे सेकुलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ स्टेट। इनका क्या मतलब होता है। और सेकुलर को भी आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से सोशलिस्ट वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था 1976 में, उसके साथ साथ सेकुलर वर्ड भी प्रियम्बल में जोड़ा गया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। और उसके साथ इंटीग्रिटी भी आई थी, ये वाला शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी आई थी इस अमेंडमेंट से। सेकुलर का मतलब होता है द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। तो अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट, यानी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है और सब जो रिलीजन है बराबर है स्टेट के लिए। और स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन इक्वली। और स्टेट जो है उसके लिए सारे रिलीजन बराबर हैं और सबका प्रोटेक्शन करता है इक्वली। अब इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो बराबरी का अधिकार है और वो ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट क्या करेगा, किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा और दूसरे रिलीजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्टेट के सामने सब रिलीजन जो है वो बराबर है और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी पक्षपात नहीं होगा। तो ये बता देता है कि इंडियन स्टेट जो है एक सेकुलर स्टेट है। और एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें ये बोला गया था कि जो सेकुलरिज्म है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन सेकुलरिज्म वर्ड को उसके बाद भी नहीं हटाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद भी नहीं हटाया जा सकता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना है और इंडिया को एक धर्म वाला राष्ट्र बनाना है तो फिर एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। सो इतना इम्पोर्टेंट है सेकुलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं हम पाकिस्तान के 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि इस्लाम जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया था और इस्लाम उसका धर्म हो गया था, स्टेट रिलीजन हो गया था। 1979 में भी इस्लाम जो है ईरान का स्टेट रिलीजन हो गया था और उसका ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इसके बाद हम डेमोक्रेसी में चलते हैं। डेमो का मतलब होता है लोग, पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो लोगों की सरकार। अब इसके पॉलिटिकली डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी होगी वो लोगों की सरकार होगी, मतलब लोग अपनी सरकार खुद चुनेंगे। और एनीवन कैन रन फॉर द पोस्ट। अपनी सरकार जो कि लोगों की ही सरकार होगी और कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। बाय द पीपल का मतलब हुआ कि लोग ही अपनी सरकार चुनेंगे और 18+ जो मेल या फीमेल हैं वो लोग वोट करेंगे और अपनी सरकार खुद चुनेंगे। और फॉर द पीपल का मतलब होता है कि आप अकाउंटेबल हो टू द पीपल। जो लोग जिन्होंने आपको चुना है वो आप उनके लिए काम करोगे, उनके प्रति जवाबदेह। अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेह होगे उनके प्रति। अनलाइक इन डिक्टेटोरियल रिजीम्स चाइना एंड सऊदी अरब। अब चाइना में क्या है, एक ही पार्टी सिस्टम है और कम्युनिस्ट पार्टी है, इलेक्शंस होते ही नहीं वहाँ पे। और सऊदी अरब में जो है वहाँ पे तो मोनार्की है, वहाँ पे तो किंग का रूल है, किंग अब्दुल्ला जो हाउस ऑफ साउद का है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आपकी जो गवर्नमेंट है उसको फेस करना पड़ता है, इलेक्शन लोगों के पास जाना पड़ता है और ये बता देते हैं लोग कि भाई आप मास्टर नहीं हो, इस गलत फहमी में मत रहना, यू आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल। ठीक है। और हमने जो चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना है, का मतलब ये है कि हम लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि और वो प्रतिनिधि फिर हमारे बिहाफ में डिसीशंस लेते हैं। और हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चुनी है जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में होता है। स्विट्ज़रलैंड में हर प्रपोजल को लोगों द्वारा वोट किया जाता है, उनके प्रतिनिधि द्वारा नहीं। एग्जीक्यूटिव जो है भारत में, कार्यपालिका जो है भारत में, वो आंसरेबल है टू लोकसभा, यानी जो प्रधानमंत्री है उसका मंत्रिमंडल है वो जवाबदेह है लोकसभा के प्रति और उसका मतलब है कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह है। लेकिन इंडिया में जो डेमोक्रेसी चुनी है वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, वो सोशल डेमोक्रेसी भी है।
ना सोशल का मतलब ये होता है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीनिंगलेस है एक पुअर हंग्री पर्सन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गरीब आदमी है और हम उसको बोलें कि तू जाके वोट डाल, तो उसके लिए तो पहले अपनी हंगर मिटाना और अपने परिवार की जो भूख मिटाना वो प्रायोरिटी है। तो वो कोई लेबर क्लास का आदमी होगा तो वो उसकी प्राथमिकता होगी कि दिन के 300 या 400 रुपये कमाए, ना कि वोट डालने जाए, जिसका उसके लिए कोई भी मतलब नहीं। तो इसलिए फिर यूनिवर्सल एक्सेस टू फूड, हर किसी को फूड मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, हेल्थ मिलनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये फिर प्राथमिकता हो जाती है। और यहाँ फिर आता है सोशलिज्म यानी समाजवाद, और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया। यानी पुअर पीजेंट्स के लिए काम करना, लेबर क्लास के लिए काम करना, SC/STs के लिए काम करना, वुमेन के लिए काम करना, और ये सब चीज़ें लिखी गई हैं नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग इस चीज़ को। और फिर जब एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन जाएगी, एक बराबरी की सोसाइटी बन जाएगी, तो फिर उसके बेसिस पे फिर एक बराबरी की और एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी बनेगी। तो उम्मीद है डेमोक्रेसी आपको समझ में आ गई होगी। और फटाफट एक लास्ट कर लेते हैं, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रिपब्लिक यानी गणतंत्र का क्या मतलब हुआ? गणतंत्र का मतलब हुआ कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी राष्ट्रपति है भारत के केस में, वो लोगों द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति जो है डायरेक्टली तो हम लोग नहीं चुनते, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो फिर चुनते हैं राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री भी जो रियल हेड है भारत का, वो भी लोगों द्वारा ही चुना जाता है। इसको कॉन्ट्रास्ट करो आप मोनार्की से। सो जहाँ पे किंग्स होते हैं उनको लोग नहीं चुनते, उनके बाद फिर उनका बेटा गद्दी पे बैठता है, फिर बेटा या बेटी गद्दी पे बैठता है, लोगों का उसमें कुछ भी रोल नहीं होता। इंग्लैंड का एक एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जहाँ डेमोक्रेसी तो है, लोगों की द्वारा चुनी गई सरकार है, लेकिन वहाँ पे फिर भी मोनार्की भी है। वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है वैसे इंग्लैंड में जो होता है वो वहाँ का राजा होता है। बट फिर भी वहाँ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, गणतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र है, लेकिन डेमोक्रेटिक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। हमने नेचर ऑफ द गवर्नमेंट कर लिया है। कोई डाउट हो आपको तो आप पूछिएगा। थैंक यू।